हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के वीडियो में हम 9वां मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट क्रिएट करा आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर 30+ स्कोर करते हो, विच मीन्स आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 101% में लिख के दे सकता हूँ कि CBT 1 आपका क्लियर होगा, बट शर्त है कि इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 30+ स्कोर करना है। देखो, 20 वीडियो की हमारी ये सीरीज़ है। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे हम एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक हम ये मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर एक मॉक टेस्ट आपको अपनी गलती बताएगा। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपने स्कोर को लगभग 25 से 30% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा, मतलब लास्ट मॉक टेस्ट तक मेरे साथ जाएगा, 100% वो एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। इससे पहले हम 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है इस टेस्ट को लगाने के लिए। पहले एक बार जल्दी से हम वो कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा। तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स एनटीपीसी CBT 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 एनटीपीसी के 1 लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी GS की मास्टर सीरीज चल रही है एनटीपीसी की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है। टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में। फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1 लाइनर मैंने GS के दिए हैं आपको एनटीपीसी के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो GS का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1 लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलारीपयट्टू किस प्रकार की कला है? ऑप्शन है मार्शल आर्ट, चित्रकारी, लोक नृत्य या कठपुतली। करेक्ट आंसर इसका होगा कलारीपयट्टू एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जो कि केरला में उत्पन्न हुआ था। इसे दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में से एक माना जाता है, ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। भारत सरकार के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसे बढ़ावा देने के लिए इंडियन कलारीपयट्टू फेडरेशन को रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है, इसीलिए सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, ए आंसर मार्शल आर्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुबनसिरी किस नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? गंगा, इंडस, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी ओर की एक सहायक नदी है, राइट बैक ट्रिब्यूटरी है। सुबनसिरी नदी की बात करें तो इसकी शुरुआत तिब्बत से होती है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती हैं और ब्रह्मपुत्र के दाहिनी ओर से आकर उसमें मिलती हैं। तो यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? ऑप्शन है रामायण और वेद, उपनिषद और महाभारत, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र
या फिर मनुस्मृति और योग सूत्र। तो यूनेस्को ने 2025 में भारत के 2 ग्रंथों को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। भगवत गीता, जो कि प्रसिद्ध हिंदू स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के फिलोसॉफिकल डायलॉग्स दार्शनिक संवाद शामिल हैं। एंड दूसरा है नाट्यशास्त्र, एक प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाटक, नृत्य, संगीत से जुड़ा है। इसे भरत मुनि ने लिखा है। तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? ऑप्शन है गैरी कास्परोव, मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश या बॉबी फिशर। तो करेक्ट आंसर इसका डी गुकेश। डी गुकेश ने केवल 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने रशिया के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव का यंगेस्ट चैंपियन होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यह भारत के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। उन्होंने लाखों युवाओं को इंस्पायर भी किया है। तो डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे ये। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, वॉरियर डांस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लावणी, घोड़े मोदनी, बिहू या फिर रऊफ। तो गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य, वॉरियर डांस कहा जाता है? घोड़े मोदनी को। ये गोवा का एक पारंपरिक फोक डांस है। इसे वॉरियर डांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कलाकार घोड़े के आकार का ढांचा स्ट्रक्चर पहनते हैं और तलवार के साथ युद्ध की तरह डांस करते हैं। यह नृत्य ब्रेवरी मतलब वीरता और वेलर साहस का प्रतीक होता है। खास करके फेस्टिवल्स और पारंपरिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। घोड़े मोदनी। बी आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय विद्या भवन, गंधर्व महाविद्यालय, संगीत नाटक अकादमी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भारत सरकार की संस्था संगीत नाट्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? संगीत नाट्य अकादमी द्वारा। डी आंसर। यह पुरस्कार 35 वर्ष से कम उम्र के उन युवाओं को दिया जाता है जो म्यूजिक, डांस और थिएटर के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं। इसका उद्देश्य है यंग टैलेंट को पहचानना और प्रोत्साहन देना। तो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, नागालैंड का मोत्सू त्योहार इनमें से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बोडो जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति या आओ जनजाति? तो मोत्सू फेस्टिवल नागालैंड की आओ जनजाति, आओ ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार सोइंग सीजन, बुआई के मौसम के बाद मनाया जाता है। इसमें लोग गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं एंड पारंपरिक खाना और मेल जोल के साथ खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। ये एक तरीके का थैंक्स गिविंग, आभार प्रकट करने वाला त्योहार है जिसमें अच्छी फसल और मौसम के लिए भगवान का धन्यवाद किया जाता है। तो नागालैंड का मोत्सू त्योहार किन जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फुटबॉल? तो रंगास्वामी कप एक प्रमुख नेशनल लेवल का फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इसमें देश के अलग अलग राज्यों की टीमें पार्टिसिपेट करती है। ये प्रतियोगिता भारत में हॉकी को प्रमोट करने का एक प्रमुख माध्यम मानी जाती है। ये कप इंडियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो हॉकी से संबंधित हैं। सी आंसर। नेक्स्ट है, स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध हैं? 6, 7, 8 या 9? तो पावर पॉइंट और अन्य प्रेजेंटेशन टूल में स्लाइड लेआउट पैनल में 9 स्टैंडर्ड लेआउट्स होते हैं। कितने? 9। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, ब्लैंक, ऐसे हमको अलग अलग लेआउट्स देखने को मिलते हैं। टोटल 9 स्टैंडर्ड लेआउट्स होते हैं। तो डी आंसर। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 में हमको प्राइम मिनिस्टर दे रखे हैं, लिस्ट 2 में 5 ईयर प्लान है। चलिए मैच करते हैं। जवाहरलाल नेहरू दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित हैं, मनमोहन सिंह 11वीं पंचवर्षीय योजना, अटल बिहारी वाजपेयी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ACB, जो कि डी वाले ऑप्शन में हमको दिख रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ऑप्शन है मराठी,
पाली, बांग्ला या गुजराती? तो किस भाषा को? गुजराती को। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं वो भाषाएं होती है जो प्राचीन समृद्ध साहित्य और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। अब तक जिन भाषाओं को भारत सरकार ने क्लासिकल स्टेटस दिया है उनमें शामिल है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, बंगाली। ये वो सभी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बट गुजराती को अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता नहीं मिली है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। अगला है मोंडो डुप्लांटिस, जिन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता, किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है पोल वॉल्ट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो मोंडो डुप्लांटिस एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया है, जो कि सभी खेलों में से बेस्ट मेल एथलीट को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। तो मोंडो डुप्लांटिस पोल वॉल्ट से संबंधित हैं। किस देश के हैं ये? स्वीडन के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन है करंट, एनर्जी, पावर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत ही छोटी एनर्जी की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है, जिसका उपयोग विशेष रूप से एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो वो जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की इकाई है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तीन नए आपराधिक कानून किस तिथि से प्रभावित हुए हैं? ऑप्शन है 1 जुलाई 2023, 1 दिसंबर 2023, 1 अप्रैल 2024 या 1 जुलाई 2024। तीन नए आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉज, जो संसद में 2023 में पास किए गए थे, वो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुके हैं। इनके द्वारा ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को रिप्लेस कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस किया। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को प्रतिस्थापित किया। इनका उद्देश्य क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अधिक मॉडर्न, तेज और एक्सेसिबल बनाना। तो 1 जुलाई 2024 डी आंसर। कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था? 1930, 1932, 1934 या 1936 में? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1936 में। कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और वुमेन राइट्स, महिलाओं के अधिकार की अग्रणी नेता थी। उन्होंने सेवा दल में महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी और महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाया। 1936 में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी थी। ये पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण द्वारा स्थापित की गई थी। कमला देवी ने भारत की पहली महिला के रूप में लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी लड़ा था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा चुनाव। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी थी? 1936 में। नेक्स्ट है, किस एरिया में रेड कॉलर जॉब शामिल होती हैं? ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र। तो रेड कॉलर जॉब्स उन लोगों से जुड़ी हुई होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। इस क्षेत्र में नेचर रिलेटेड कार्य होते हैं, जैसे कि खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों को रेड कॉलर कहा जाता है। ब्लू कॉलर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, इनसे संबंधित हैं। वाइट कॉलर जॉब जो है ये टर्सरी सेक्टर से रिलेट करती है, जैसे कि ऑफिस, सेवाएं, सर्विसेज, ये सभी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो किस एरिया में रेड कॉलर जॉब शामिल होती हैं? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, ए आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन है मेंढक, मकड़ी, कबूतर या कटल फिश।
तो स्पाइडर मकड़ी का शरीर जो होता है फाइलम ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। ये इन्वर्टिब्रेट्स अरेखस्ती जीव होते हैं, यानी इनमें बैकबोन नहीं होती हैं। इनके शरीर पर एक एक्सोस्केलेटन भारी कवच होता है और सेगमेंटेड बॉडी के साथ जोरदार टांगे भी होती हैं। इसलिए स्पाइडर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्पाइडर रीढ़ की हड्डी इनमें नहीं होती हैं। हालांकि कटल फिश जो है ये भी एक इन्वर्टिब्रेट है, बट स्पाइडर यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? वायलिन, संतूर, सारंगी या सितार? तो हरशंकर भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं। वे सितार बजाने में महारत रखते हैं। सितार एक पारंपरिक इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में उपयोग किया जाता है। हरशंकर भट्टाचार्य को इस कला में उच्च स्तर की निपुणता प्राप्त है, तो सितार के उस्ताद हैं। डी आंसर। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतों के पुनर्वास के लिए दूसरा घर चुना गया? ऑप्शन है कूनो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य या सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए ये तो सभी को पता ही है कि चीता का पहला निवास जो पहला घर था वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य है। बट एग्जामिनर आपसे ये थोड़ी पूछेगा, उसको तो आपका क्वेश्चन गलत करवाना है, इसीलिए वो आपसे ये पूछेगा कि चीतों के पुनर्वास के लिए दूसरा घर कौन सा चुना गया, जो कि था गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है ये। सेकेंड होम, दूसरा ठिकाना है चीतों का। इसका उद्देश्य एक ही है, ट्रांसलोकेटर पुनर्वास द्वारा चीतों की संख्या और सुरक्षा बढ़ाना। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? ऑप्शन आते हैं राकेश शर्मा, के.एस. मणि, वी जोशी या एस. गोपाल कृष्णन। किसे नियुक्त किया गया था? एस. गोपाल कृष्णन को। नवंबर 2024 में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल मार्च 2029 तक रहेगा। एसएससी भारत में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट करने वाली एक प्रमुख संस्थान है। क्लियर? डी आंसर। यहाँ पर आगे बढ़ें, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में, ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी। एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र ये, आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है? आर्टिकल 79, 82, 88 या आर्टिकल 94? तो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 82, बी आंसर। देखिए आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 संसद को यह अधिकार देते हैं कि हर जनगणना सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग का गठन किया जा सके। ये एक हाई पावर्ड बॉडी, उच्च अधिकार प्राप्त निकाय होती हैं जो राज्य और केंद्र के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करती हैं। इसे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करती हैं। अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद लागू किया जाएगा। यहाँ पर परिसीमन आयोग किस आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है? आर्टिकल 82, बी आंसर। खतौली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1516, 1517, 1518 या 1519? तो बैटल ऑफ खतौली 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाद में फिरौती लेकर उसे रिहा किया गया। यह युद्ध राजस्थान और दिल्ली सल्तनत के संघर्ष का प्रतीक था और राणा सांगा की सैन्य शक्ति को दर्शाता है। खतौली का युद्ध 1517, बी आंसर। पीएम प्रणाम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनसाधारण को किफ़ायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं प्रदान करना, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना, सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना या उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ बनाना। तो पीएम प्रणाम योजना
इसका पूरा नाम है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य है अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स, वैकल्पिक उर्वरक और बैलेंस फर्टिलाइजर यूज को बढ़ावा देना। इसे बजट 2023-24 में घोषित किया गया था। तो बी आंसर सही होगा, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। अगला है, किस लग्जरी ट्रेन को विश्व की प्रमुख लग्जरी ट्रेन का खिताब कई बार मिला है? ऑप्शन है पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडिसी या महाराजा एक्सप्रेस। तो करेक्ट आंसर है इसका महाराजा एक्सप्रेस। भारत की एक अल्ट्रा लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन को कई बार वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब मिला है। इसमें शाही अनुभव की सभी सुविधाएं शामिल हैं। ये ट्रेन दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी जैसे हेरिटेज सिटीज को कवर करती हैं। तो महाराजा एक्सप्रेस डी आंसर। भारत की पहली रेल लाइन कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1854, 16 अप्रैल 1853, 26 जनवरी 1852 या 1 मार्च 1850। तो भारत की पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। ये ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। कुल दूरी थी इसकी लगभग 34 किलोमीटर। इस ट्रेन में 14 डिब्बे और 3 इंजन थे। इसने भारत में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नींव रखी। 16 अप्रैल 1853 बी आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया था। इस बार के मेडल टैली में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कहां पर आयोजित हुआ था 38वां नेशनल गेम? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल या शहीद भगत सिंह। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी शहीद भगत सिंह ने 1926 में। इन्होंने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य युवाओं को रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ना और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय बनाना था। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। किस मकसद से? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध करने के उद्देश्य से। यहीं पर ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। हालांकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हमको अक्सर दिमाग में रहता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह ने दिया था। ऐसा नहीं है, मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू कवि और पत्रकार थे। यहाँ पर तो डी आंसर शहीद भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट होगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना किस मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो पीएम श्री का पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर वाला, समावेशी और जॉयफुल एजुकेशन प्रदान करना। इसके अलावा 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें तैयार करना। इससे 14,500 से अधिक स्कूल विकसित किए जाएंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी सिद्धांतों को अपनाएंगे। तो पीएम श्री योजना किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला है, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने रासायनिक तत्वों की आवर्तिता को प्रस्तावित करते हुए अष्टक का नियम दिया था? 1860, 1865, 1873 या फिर 1870 में। करेक्ट आंसर है इसका 1865, 1865 में। जॉन न्यूलैंड्स एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे। 1865 में उन्होंने अष्टक का नियम प्रस्तावित किया था। उन्होंने बताया था कि अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे संगीत में हर 8वां नोट पहले नोट से समान होता है। हालांकि यह नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, लेकिन इससे आगे चलकर मेंडलीफ की आवर्त सारणी का रास्ता खुलता है। तो किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने रासायनिक तत्वों की आवर्तिता को प्रस्तावित करते हुए अष्टक नियम दिया था? 1865 में। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? फेराडे, कैंडेला, डाइन या एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि दो तरंगों की चोटियों मतलब क्रेस्ट या
गर्तों के बीच की दूरी। जब विजिबल लाइट की बात होती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है और इसे मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, एंगस्ट्रॉम। देखिए फेराडे जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चार्ज की इकाई होती है। कैंडेला की बात करें तो ये प्रकाश की तीव्रता की इकाई होती है। डाइन की बात करें तो फोर्स की सीजीएस यूनिट है। ये चीज भी आप क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। इसका नाम डीआर गॉडगिल पर पड़ा, जो एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इस योजना के लिए रिसोर्स एलोकेशन मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में गॉडगिल फॉर्मूला कहा गया। यह योजना एग्रीकल्चर, कृषि और इंडस्ट्री उद्योगों के बीच संतुलन पर आधारित थी। तो थर्ड 5 ईयर प्लान को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है गुड़ी पड़वा, ओणम, उगादी या पोंगल। तो करेक्ट आंसर है इसका ओणम। ओणम केरल का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है। ये किंग महाबली, राजा महाबली की फोकलोर लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाबली एक दानी और न्यायप्रिय राजा थे, जो ओणम के दिन धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इस त्योहार में लोग फूलों की सजावट, नौका दौड़ और पारंपरिक भोज का आनंद लेते हैं। तो ओणम बी आंसर। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है फुगड़ी, गुसाड़ी, गणगौर या भवाई। तो कनक राजू तेलंगाना के एक प्रसिद्ध ट्राइबल फोक आर्टिस्ट हैं, आदिवासी लोक कलाकार। उन्हें 2021 में गुसाड़ी डांस को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन से लोक नृत्य को? गुसाड़ी, बी आंसर। गुसाड़ी एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जिसे डंडारी जनजाति के लोग विशेष रूप से दशहरा के दौरान करते हैं। इसमें कलाकार विशेष कॉस्ट्यूम और सिर पर मुकुट पहनकर नृत्य करते हैं। तो कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गुसाड़ी लोक नृत्य को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक टिश्यू उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, गार्ड सेल्स, रक्षी कोशिकाएं या कोलेनकाइमा? करेक्ट आंसर है इसका स्क्लेरेनकाइमा। एक डेड सपोर्टिव टिश्यू होता है। ये लिग्रिन नामक पदार्थ की वजह से कठोर हो जाता है। नारियल के छिलके में पाए जाने वाले यही फाइबर्स उसे मजबूत और सख्त बनाते हैं। यहाँ पर बी आंसर। सोनार एक डिवाइस है जो वस्तुओं के डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। यह किस माध्यम में कार्य करता है? ऑप्शन है जमीन पर, हवा में, अंतरिक्ष में या पानी के नीचे। तो सोनार, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, एक तकनीक है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करती हैं। यह मुख्यतः अंडर वाटर, पानी के नीचे कार्य करता है। जब ये तरंगे किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि सबमरीन से टकराकर वापस आती हैं तो उनके ट्रेवल टाइम से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड का पता चलता है। ये टेक्निक शिप्स, सबमरीन्स एंड मरीन रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होती हैं। डी आंसर। नेक्स्ट है, जब चींटी काटती हैं तो वह त्वचा में फॉर्मिक अम्ल, अम्लीय तरल अवमुक्त करती हैं। इसे उदासीन करने के लिए त्वचा पर इनमें से क्या लगाया जाना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास में नींबू का रस, टमाटर की लुगदी, नम बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर। तो चींटी जब काटती हैं तो वह फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, जिससे जलन और खुजली होती हैं। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई माइल्ड बेस, हल्का क्षार लगाना चाहिए। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक हल्का बेस होता है। इसे थोड़ा मॉइस्ट, नम करके लगाने से ये एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और जलन कम हो जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ये स्किन के लिए सेफ ही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमको समझ में आ रहा है सी। अगला है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1865, 1870, 1874 या 1880 में? तो यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को ट्रीटी ऑफ बर्न के अंतर्गत हुई थी। इसका देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बर्न स्विट्जरलैंड में। यूपीयू पूरी दुनिया की पोस्टल सिस्टम को एक साथ जोड़ने और स्टैंडर्ड बनाने का काम करता है। इसी दिन हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को, तो 1874। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अग्रणी साइंटिस्ट ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर दूर तक सिग्नल्स भेजने के लिए रेडियो वेव्स का प्रयोग किया था? ऑप्शन है माइकल फेराडे, पॉल लैंगविन, गुग्लिएल्मो मार्कोनी या पियरे विस। तो करेक्ट आंसर है इसका गुग्लिएल्मो मार्कोनी। इन्हें फादर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1895 में पहली बार बिना तार के रेडियो सिग्नल को कई किलोमीटर दूर तक भेजने में सफलता प्राप्त की थी। 1901 में उन्होंने अटलांटिक ओशन जो है उसको पार करके पहला वायरलेस सिग्नल भेजा। 1909 में इसी कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। तो सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते के बारे में मान्य नहीं है? ऑप्शन है ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस इन इट, ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ सिंबल, ईमेल एड्रेस शुड हैव 1 @ सिंबल या ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट ऑपरेटर्स। तो बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ सिंबल। तो केवल एक ही @ सिंबल होना चाहिए उसके अंदर, बहुत ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बारे में ये जो बात कही गई है वो मान्य नहीं है ईमेल पते के बारे में। @ सिंबल यूज़र नेम और डोमेन को अलग करने के लिए होता है। ईमेल एड्रेस की बात करें तो इसमें कई डॉट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा @ सिंबल होंगे तो ईमेल एड्रेस इनवैलिड हो जाता है। तो बी वाला स्टेटमेंट मान्य नहीं है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, MS वर्ड में थिसॉरस टूल का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्पेलिंग सजेशन, सिनोनिम्स वर्ड्स, रिएक्टिंग सेंटेंस या ग्रामर ऑप्शन। तो थिसॉरस एक ऐसा टूल होता है जो किसी शब्द के सिनोनियम्स, समानार्थी शब्द और कभी कभी एंटोनियम्स, विलोम शब्द भी बताता है। ये लेखन को और बेहतर और एक्सप्रेसिव बनाता है। MS वर्ड में ये टूल Shift+F7 दबाकर चालू किया जा सकता है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F7। अगर आप मान लो कि MS वर्ड में काम कर रहे हो और हैप्पी पर थिसॉरस अगर चलाते हो आप, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे जॉयफुल, चीयरफुल। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो बी आंसर सही होगा, सिनोनिम्स वर्ड्स। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। NTPC को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। NTPC के लिए अगर GS को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो GS का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको GS के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है GS का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 GS के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।